मित्रों, आप सभी को नमस्कार। गंगा कावेरी व्याख्यान माला का 99वां व्याख्यान है और आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज का व्याख्यान भौगोलिक हिंदी स्वरूप, स्थिति एवं संभावनाएं विषय पर केंद्रित होगा। वक्तव्य देने के लिए हमसे जुड़ चुकी हैं डॉक्टर कविता वाचक नबी जी अमेरिका से। आपका सर्वप्रथम मैं इस गंगा कावेरी व्याख्यान पटल पर हृदय से स्वागत करता हूं। गंगा कावेरी व्याख्यान लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, बॉम्बे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक और कर्नाटक राज्य हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में चल रहा है। शतक बनने की ओर है, 99वां व्याख्यान है और 2 साल लगभग पूरे हो रहे हैं। अनवरत प्रत्येक सप्ताह ये तमाम जो देश भर के जो साहित्य प्रेमी, भाषा प्रेमी, संस्कृति प्रेमी लोग हैं, उनके सतत प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप ये हो पा रहा है। सर्वप्रथम मैं दोनों संस्थाओं के सम्माननीय प्राचार्यों को प्रणाम करता हूं, जिनके संरक्षण में यह चल रहा है प्रकल्प। दोनों संस्थाओं के हिंदी विभागाध्यक्षों को प्रणाम करता हूं और मैं अपने मित्र डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी को आमंत्रित करता हूं कि आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर कविता वाचक नबी जी का संक्षिप्त परिचय देकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर एस ए मंजूनाथ। धन्यवाद तिवारी जी, मुझे परिचय देने का अवसर देने के लिए। मित्रों, आप सभी का प्रणाम है, मैं प्रणाम करता हूं। और जैसे कि आज के वक्ता जो है डॉक्टर कविता मैडम, जो अमेरिका से जुड़ी हुई है। हम इस वक्त यहाँ जैसे कि सूरज डूबने को है हमारे यहाँ, मगर वहाँ पर सूर्य का उदय हुआ है। इस स्थिति में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर कल्पना मैडम, जो अमेरिका में रहती है और हर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि साहित्य की विविध विधाएं हों या जैसे कि सामाजिक कार्य हो या संपादन का कार्य हो, लैंग्वेज मतलब भाषा से संबंधित हो, तकनीक से संबंधित हो, इस तरह सभी क्षेत्र में सक्रिय है। आज हमें यह हर्ष का विषय है कि अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हुई है बहुत ही प्रतिभावान्वित जो वक्ता जो है और सभी क्या है क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्यरत है, डॉक्टर कविता मैडम। इनका परिचय बहुत ही व्यापक और विस्तृत परिचय है। समय को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त करके इनका परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। आज के मुख्य वक्ता है डॉक्टर कविता जी। इनका प्रकाशन का कार्य बहुत ही जो अधिक जो प्रकाशन कार्य इनका हुआ है। मैं इनके प्रकाशन से संबंधित कुछ नाम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इनके प्रकाशन जो है महर्षि दयानंद और उनकी योग निष्ठा, मैं चल तो दूं, यह कविता पुस्तक है। समाज भाषा विज्ञान रंग शब्दावली निराला काव्य 2009 में यह प्रकाशित है। कविता की जातीयता आलोचना ग्रंथ है, मार्च 2009 में प्रकाशित है। कविता, गीत, कहानी, शोध, 50 से अधिक पुस्तकों की समीक्षाएं, संस्मरण, ललित निबंध, इस तरह के साहित्यिक अलग अलग विधाओं में इनका कार्य जो हुआ है और अभी भी वह सक्रिय रूप से काम कर रही है। और ओरिएंटल लॉगमैन की नवरंग रीडर 2 है सम्मिलित है उसमें। और इस प्रकार अलग अलग जो पुस्तकें जो हैं या विशेषांक है, उसमें इनके जो लेख हैं या कविताएं हैं, सभी उस अलग अलग इस कार्य में जो उनका जो लेख हो या कविताएं हो संकलित है। और उनसे संपादित पुस्तकें हैं विश्व की हिंदी कहानियां, विषय बृहद परियोजना जो है, जो प्रकाश जो हुआ है। और 40 भारतीय भाषाओं की लोक लेखिकाओं के स्त्री विमर्श विषय का ऐतिहासिक कहानी संकलन आशिये
उलांगती औरत जो यह प्रकाशित है, और स्त्री सशक्तिकरण के विविध आयाम, इनका जो संपादित कार्य है। दक्षिण भारत कान्य कुब्ज सभा स्मारिका और संपादक सार्थक, इस जो ग्रंथ का इनका संपादन कार्य संपन्न हुआ है। और इनके इस अलग अलग क्षेत्र के जो ग्रंथ लेखन हो, संपादन हो, साहित्यिक विविध गतिविधियां हो, इन गतिविधियों के लिए जो अलग अलग संस्थाओं से सम्मानित है, उसमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा हिंदी विदेश प्रसार सम्मान 2013 में इनको प्राप्त है। भारतीय उच्चायोग लंदन द्वारा श्री आर्यवंश राय बच्चन के शताब्दी वर्ष पर स्थापित समग्र एवं सर्वश्रेष्ठ साहित्य का अवदान हेतु दिया जाने वाला डॉक्टर आर्यवंश राय बच्चन लेखन सम्मान इनको प्राप्त है। भारतीय उच्चायोग लंदन द्वारा ब्रिटेन में हिंदी भाषा साहित्य एवं संस्कृति हेतु पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले जो भीमनी भगवती के हाथों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पत्रकारिता सम्मान इनको प्राप्त है। हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद द्वारा भाषा के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में ये सम्मानित है। दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, साहित्य अकादमी तथा अक्षरम का अलंकरण सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान इनको प्राप्त है। तो इस तरह के बहुत से सम्मान से ये पुरस्कृत है। वर्तमान में निदेशक के रूप में VSS ग्लोबल के निदेशक के रूप में मैडम कार्यरत हैं। और उसके साथ साथ अलग अलग जो विदेशी संस्थाएं हों या यहाँ पर देश में जो इस तरह की जो अलग अलग संस्थाएं हों, इन संस्थाओं में संसाधन व्यक्ति के रूप में और अलग अलग जो कार्य जो होते हैं उनमें सक्रिय रूप से मैडम भाग लेती रही हैं। और इस प्रकार आज इनका विषय है गंगा कावेरी व्याख्यान माला में यह 99 मतलब 99 जो व्याख्यान हो चुके हैं, अभी 100वां अगले हफ्ते पूरा होने को है। इसमें इनका विषय है भौगोलिक हिंदी स्वरूप, स्थिति और संभावनाएं। आज का इनका विषय है। मैडम आपने हमें समय दिया, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई है। आपको मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और इसके साथ साथ आपका स्वागत करता हूं। मैडम आपका स्वागत है। जी धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस मंजुनाथ जी। आपने आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर कविता वाचक नवी जी का परिचय दिया। आपने ठीक कहा कि विस्तृत परिचय है आपका, और ये पढ़ना जो है, क्योंकि आप सुपरिचित नाम है, ज्यादातर लोग आपको जानते हैं और आपकी कई भूमिकाएं हैं लेखिका के रूप में, समालोचक के रूप में, संपादक के रूप में और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, समाज भाषा विज्ञानी के रूप में। तो आपकी सक्रियता लगातार जो है सोशल मीडिया पर और खास करके जो टेक्नोलॉजी है उससे आप लगातार उसका बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं और उसके जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं। तो मेरे लिए आज हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि वो हमारे साथ जुड़ी हैं, और एक ऐसा विषय जो जब डॉक्टर एस मंजुनाथ जी से बात हुई कि मैडम से बातचीत हो गई है और ऐसा विषय तय हुआ है, तो ये लगा कि ये भौगोलिक हिंदी स्वरूप, स्थिति एवं संभावनाएं, मैंने प्रस्तावित किया कि हिंदी का भूगोल पर बात हो तो शायद ज़्यादा स्थिति साफ रहेगी। फिर मुझे लगा कि सर से बात हुई, हमारे जो विभागाध्यक्ष महोदय हैं डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर, तो उन्होंने कहा कि वो वक्तव्य उन्हें रहने दीजिए, उसमें बातें हो सकता है कि कुछ नवोन्मेषी हो और बेहतर होगा कि वो जैसा विषय प्रस्तावित किया गया है उसी रूप में व्याख्यान आए। तो मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ आपका स्वागत करता हूँ मैडम कविता वाचक नवी जी। जो विषय है, अपना माइक्रोफोन आप ऑन कर लीजिए, वक्त प्रारंभ करें। आपका हृदय से स्वागत है। धन्यवाद आप दोनों बंधुओं का और सभी उपस्थित जो आपका गंगा कावेरी व्याख्यान माला की जो श्रृंखला चल रही है उसके सभी जो सहयोगी हैं, समर्थक हैं, भागीदार हैं, प्रतिनिधि हैं, उन सभी का भी स्वागत है। मैं जब मुझे मंजुनाथ जी ने विषय दिया तो उन्होंने मुझे कुछ पुराने फ्लायर भेजे,
तो मैंने देखा, क्योंकि उन्हें तुरंत देना था और संभवतः ऐसा लग रहा था कि जब वो बात कर रहे थे कि अभी बस आज बात कर रहे हैं तो अगले शनिवार को ही मुझे कुछ कहना होगा। तो मैंने देखा कोई यहाँ की हिंदी, कोई वहाँ हिंदी, कुछ ऐसी बात कर रहा है। तो मुझे लगा कि एक समेकित प्रयास होना चाहिए जहां हम इन सब सीमाओं से हटकर कुछ बात कर सकें कि यह जो हिंदी जिसे हम कहते हैं इसकी क्या दशा और दिशा है। और अस्तुक है, तो उस दृष्टि से मुझे लगा भौगोलिक हिंदी की हम बात करते हैं। और जब आपने उसे, क्योंकि पहला उन्होंने मुझे जब सूचना दी तो विषय मैंने देखा, उसमें हिंदी का भूगोल विषय दिखाई दिया मुझे, जैसा कि आपने बताया जयशंकर जी ने, कि आपके सुझाव से धन्यवाद। तो मुझे उसमें भी, यदि आप मुझे वह विषय भी देते तो मुझे उसमें भी कोई समस्या नहीं थी। पर मूलतः हम एक ऐसी भाषा के विषय में बात करने जा रहे हैं जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। अब इस पर कुछ हम बात प्रारंभ करें, क्योंकि बहुत सारी शोध पत्रों की बातें, बहुत सारी अध्ययन अध्यापन की बातें, और बहुत सारे लोग, कई तरह की आपने विचार, उन लोगों से बातें, विचार, उनके निष्कर्ष, उनकी चिंताएं आपने सुनी होंगी। मैं कोई भी पुस्तकीय बात नहीं कर सकूंगी। आप इसे मेरा अल्प ज्ञान कह सकते हैं। मैं कुछ बातें बिल्कुल जो मेरे अपने अनुभव से, मैं भारत में रही हूँ, थाईलैंड में रही हूँ, यूरोप में रही हूँ, नॉर्वे में रही हूँ, इंग्लैंड में भी रही हूँ, और अब मैं अमेरिका में भी रह रही हूँ। तो इन सब, और मेरा परिवार एक ऐसी पृष्ठभूमि से आता है जहां मेरे दादाजी हिंदी सत्याग्रह में जेलों में रहे हैं। मेरे पिताजी अपने समय के बड़े लेखक और एक्टिविस्ट थे कि आज से लगभग 55 वर्ष पहले उनके स्टेटमेंट वीर प्रताप ही होता था, वीर प्रताप के मुख पृष्ठ पर छपते थे। और हिमाचल आज जो हिंदी भाषी राज्य है, पहले आप जानते हैं वह हिमाचल, हरियाणा और पंजाब एक संयुक्त प्रांत हुआ करता था जिसका नाम था पंजाब। केवल पंजाब के जब भारत विभाजित हुआ, दो टुकड़े हुए, एक पंजाब चला गया विभाजित होकर पाकिस्तान में, और दूसरा पंजाब रह गया भारत में। फिर भारत में जो रह गया उसके 3 टुकड़े हुए और बना हिमाचल। और इन दोनों अवसरों पर हमने क्या क्या खोया, यदि मैं उस पर, हमारे साथ क्या हुआ, हमारे परिवार पर, तो एक आध स्थान पर मैंने एक आध इंटरव्यू में कही भी हैं बातें। तो वे, यानी हमने हिमाचल को हिंदी भाषी राज्य होने का मूल्य हमने अपनी माँ के प्राण देकर चुकाया है, संक्षेप में कहें तो। और इससे भी अधिक रोमांचकारी बातें मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन हम उसमें नहीं जाते। तो मेरा जो भी हिंदी के प्रति, आप उसे स्नेह कहें या मैं कार्य कर रही हूँ, या क्योंकि ये इस सब को आप उस रूप में ले सकते हैं कि मेरा अपना ढंग है अपनी पीढ़ियों का, अपने पूर्वजों का ऋण उतारने का। तो इसलिए मैं हिंदी से संबंधित जो भी घटनाएं, लोग, व्यवहार, स्थितियां, ये सब होते हैं, मैं उन्हें लेकर बहुत अधिक संवेदनशील हूँ और कई बार
बहुत तीखी हो जाती हूँ, कड़वी भी हो जाती हूँ, और मैं ऐसा नहीं मानती कि कोई माई का लाल इस धरती पर पैदा हुआ है जो हिंदी की सेवा कर सके। हिंदी ने बहुतों को बहुत कुछ दिया है। हम आप जो भी कुछ बैठे हैं, आज मैं भी हूँ, तो यदि मैं हिंदी वाली न होती तो मुझे कौन पूछता। मेरी पहचान ही हिंदी के कारण है। हिंदी ने ही मुझे पहचान और यश दिया है। तो इस धरती पर मैं कहूंगी कि हिंदी की सेवा करने का किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो हिंदी की सेवा कर सके। हिंदी ने ही उसे उसकी पहचान दी है, कईयों को रोजी रोटी दी है जीवन भर की, और पद प्रतिष्ठा दी है। इसलिए हिंदी की सेवा वाली मैं बातों से सहमत नहीं हो पाती हूँ। और हिंदी की सेवा के नाम पर जो कुछ चलता है, मैं उससे सदा बहुत विलग रहती हूँ और तिक्त रहती हूँ, और बहुत सारी घटनाएं इतिहास है। खैर, तो इसलिए जो बातें मैं आज करूंगी, यदि आप में से किसी को भी उन बातों से किसी भी प्रकार की ठेस लगती है तो मैं अग्रिम क्षमा उनसे मांग लेती हूँ। अब हम आते हैं इसके शीर्षक जो रखा है, हिंदी का स्वरूप, स्थिति और समस्याएं। यदि आप में से कुछ लोग संस्कृत की पृष्ठभूमि वाले हों, हिंदी में तो आजकल क्या हो गया है कि भाषा का जो बहुत मूल मौलिक स्वरूप है, उससे हमारा नई पीढ़ी का जो विद्यार्थी है वह बहुत कम परिचित है। किंतु मैं यदि फिर भी आपसे पूछूं तो मुझे नहीं पता कितने लोग बता पाएंगे, कह पाएंगे कि बताइए स्वरूप और रूप में क्या अंतर होता है। यह वही शब्द है, हम सब जानते हैं, हमें लगता है हम हिंदी जानते हैं, लेकिन इसके आगे जो स्व लगा है, जैसे स्थ सभी जानते हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यह स्थान, वो स्थान। स्थ शब्द है, संस्कृत से है, जिसको हम स्थान में प्रयोग करते हैं, रहना ना। स्थान वह होता है जहां व्यक्ति रहता है। तो स्वस्थ जब हम कहते हैं, स्व में जो स्थित है, जो अपने मूल रूप में स्थित है, वह स्वस्थ है। स्वस्थ होना किसी बीमारी से निकलना नहीं है। जो अपने मूल मौलिक रूप के जितना निकट होगा, स्व जो उसका मौलिक स्वरूप है, वही व्यक्ति स्वस्थ है। इसी तरह से स्वरूप शब्द में भी यही स्व है। तो स्वरूप वह होता है जो व्यक्ति का, घटना का, स्थिति का, स्थान का, या किसी ऑब्जेक्ट, पदार्थ का निजी रूप होता है, निजी स्वरूप। जैसे मौलिक जिसे कहा जाए, मौलिक ढंग में वह जिस आकार प्रकार का है वह उसका स्वरूप है। और स्वरूप और रूप में अंतर है, हम घालमेल कर देते हैं। रूप वह है, जैसे मैं उदाहरण दूं थोड़ा हंसने वाला, आप लोगों को हंसी आ सकती है, लेकिन जैसे कोई आजकल आपने बहुत सी दुल्हनें देखी होंगी, उनका अपना एक स्वरूप होता है, लेकिन जब वो ब्यूटिशियन पर जाकर मेकअप कर है ना, पूरा बदल जाती हैं कि कोई उन्हें अपने माता पिता भी न पहचान पाए। तो वह उनका रूप होता है। जब उसमें कुछ हेर फेर करके, अदला बदली कर कर, जोड़ घटा कर नकली असली कुछ भी तरह की जोड़ घटा कर उन्हें एक सांचा अलग तरह के में ढाल दिया जाता है, तो वह कहते हैं उसका रूप। रूपवती है, रूपवान है, आपने सुने होंगे शब्द। लेकिन उनका अपना, यदि आप उन्हें कई चुटकुले बने हुए हैं कि जब पति ने पहले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को देखा, तो कईयों ने तो ऐसी सच्ची घटनाएं हैं कि तलाक दे दिया, छोड़ दिया पत्नी को, वो पहचान ही नहीं कि इसी से मेरा विवाह हुआ था।
तो स्वरूप और रूप में कई बार बहुत भयंकर अंतर होते हैं। यह बात हिंदी के प्रत्येक विद्यार्थी को ज्ञात होनी चाहिए। तो स्वरूप, और जो हमने अगला शब्द इस व्याख्यान के शीर्षक में रखा है वह है स्थिति। और आपको किंचित आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जो स्वरूप है वह रूप बना हुआ है। आप समझ लीजिए कि लगभग जैसे विवाह का अवसर है और मूल रूप में नहीं है और एक रूप चढ़ा हुआ है उस पर या चढ़ाया हुआ है। तो जो रूप है वही उसकी स्थिति है, और जो स्थिति है उसी में ही उसकी सारी समस्याएं निहित है। और जब हम समस्याओं की बात करेंगे तो सारी संभावनाएं जो है क्योंकि जितनी संभावनाएं हम देखते हैं, जो जो हमें अपेक्षाएं होती हैं ना, उसमें कुछ खरी पूरी होती हैं या नहीं होती हैं। जैसे एक बालक है, हम कहते हैं बहुत संभावनाशील विद्यार्थी होता है, बहुत संभावनाशील है। हमें पता लग जाता है कि जिसे कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखाई देने लगते हैं। जो गुरु है या माता पिता है थोड़ा अनुमान लगा लेते हैं। तो वे इसलिए नहीं कि उनकी योग्यता अयोग्यता है कोई संभावनाओं का पता लगाने की, वे इसलिए क्योंकि उनके पास एक अनुभव है, उनकी अपनी एक दृष्टि है। हर व्यक्ति अपनी दृष्टि, अपने अनुभव और अपनी योग्यता, इन तीनों को यदि मिला दिया जाए उसके अनुसार एक खाका खींचता है, यह ऐसा होगा, यह ऐसा होगा। मेरा जब जन्म हुआ मेरी दादी ने मेरे जन्म लेते ही कहा कि इसे तो मैं मजिस्ट्रेट बनाऊंगी, मैं चाहती हूँ यह दुनिया का भाग्य लिखे और कलम पकड़े। तो खैर कलम तो मैंने पकड़ी, लेकिन मैं संसार का भाग्य नहीं लिख पाई दुर्भाग्य से। तो इस तरह से जो परिवार के लोग होते हैं, निकट के लोग होते हैं, जो बड़े अच्छी तरह से उसकी वर्तमान स्थिति जिसे कहते हैं, जिसे मैंने रूप कहा, उसे जब देखते हैं कहाँ जा रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है, वे देखते हैं तो वे थोड़े अनुमान लगा लेते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। तो इन अर्थों में यह जो शीर्षक की बात हो रही है वे सब एक दूसरे में गुथी हुई चीजें। अब हिंदी से जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हमारी एक तरह की मानसिकता है, एक प्रकार की। हम समझते हैं कि क्योंकि हम उसी वातावरण में रहते हैं, हमें हिंदी की सारी शक्तियों, सारी सामर्थ्य और सारी वैश्विक स्थिति का पता नहीं होता। हम समझते हैं हिंदी क्या है, मतलब जो वस्तु आसानी से मिल जाती है ना, उसका मूल्य नहीं पता होता। तो उस अर्थ में हम हिंदी को देखते हैं और हमें लगता है बहुत अधिक है, तो चलिए थोड़ा रोजगार दे रही है हमें, किसी को यदि कोई अध्यापन या पत्रकारिता इत्यादि में, इत्यादि इत्यादि। हमें उसकी जो दीर्घ जीविता है, उसका जो वैश्विक महत्व है, उसका जो इतिहास और लोगों ने जो प्राण देकर चुकाया हुआ है, मूल्य उसको उसका स्थान देने के लिए, जैसे होता है ना कि घर में माँ होती है, माँ इतनी सर्वसुलभ होती है कि परिवार के लोग उस स्त्री पर ध्यान ही नहीं देते हैं। सारा दिन खटती रहती है और हम उसे इतना, हमारा माइंडसेट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, हमारी मानसिकता हमारी ऐसी बन चुकी होती है कि हमने उसे उसी रूप में देखा है और हम बड़ा उसे सहजता से लेते हैं कि ऐसा ही होते रहना चाहिए और होना चाहिए। और तब मैं ऐसे लोगों के लिए एक बात कहा करती हूँ,
वही बात मैं अंत में भी कहना चाहती थी, पर प्रसंग आ गया है तो मैं अभी जोड़ देती हूँ कि यह बहुत अच्छी बात है कि आप संसार की प्रत्येक स्त्री के लिए सुख और सौभाग्य इत्यादि की कामना करते हैं। आप जाकर रेशमी वस्त्र दान कीजिए संसार की प्रत्येक स्त्री को, लेकिन यदि आपके घर में आपकी माँ बैठी रहे फटी मैली कुचैली साड़ी में, तो कोई भी ऐसे व्यक्ति को कभी श्रेय नहीं दे सकता कि उसने बहुत अच्छा काम किया। पहला दायित्व तो हमारा यह होता है कि कम से कम हमारी माँ सम्मानित स्थिति में हो। तो हिंदी की जो बात गंगा कावेरी व्याख्यान माला के माध्यम से यह संस्था कर रही है, यह मूलतः कुछ ऐसा ही प्रयास है, और हम सब आने वालों का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम उन्हीं बातों को जो विद्यार्थियों को स्कूलों कॉलेजों विश्वविद्यालयों इत्यादि में पढ़ाई जाती हैं, उनसे हटकर कुछ बातें कहें, बताएं, समझाएं। तो हिंदी जो है, लोग मुझे कहते हैं कि आपने देखा होगा राजनीति दक्षिण से इस तरह की हिंदी ही क्यों हो। तो पहली बात हम सबको समझ लेनी अनिवार्य है कि हिंदी वन ऑफ द अदर लैंग्वेजेस, जिसे अंग्रेजी में जिस प्रकार बोलते हैं, कि हिंदी उन सभी भाषाएं जो भारत की हैं, उन सब भाषाओं की भांति, उन सब भाषाओं की भीड़ में एक भाषा नहीं है। हिंदी लगभग आधे भारत की भाषा है। वो कहते हैं कि हम क्यों हिंदी सीखें, यदि हिंदी भारत की राजभाषा, आप जानते हैं वह सारी राजनीति की राजभाषा बनाने के नाम पर भी किस तरह से किया गया कि अंग्रेजी के पहियों पर चलेगी कुछ वर्ष तक और वह कभी पहिए हटे ही नहीं। तो अब लोग कहते हैं कि हिंदी क्यों जी, अमुक तमिल क्यों नहीं, यह क्यों नहीं, वह क्यों नहीं। तो मुझे भारत की कोई ऐसी भाषा बताइए जो 11 राज्यों में बोली जाती हो, आधे भारत में बोली जाती हो, भारत से बाहर इस तरह से प्रयोग की जाती हो संपर्क भाषा के रूप में। और आप जानते हैं भारत से बाहर की जब मैं बात कर रही हूं तो मॉरिशस है, नेपाल है, सरनामी हिंदी सूरीनाम में जो बोली जाती है, बहुत रूप है उसके, फिजी है ना, थोड़े उसके रूप और तरीके अलग है, लेकिन बहुत स्थानों पर दक्षिण अफ्रीका इत्यादि में उसका प्रयोग होता है। तो यह एक हिंदी का एक वैश्विक परिदृश्य जैसा है, जो इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि भारत की किसी भी अन्य भाषा के पास इतना विस्तार नहीं है उसके रूप में, स्वरूप में, कि वह आधे भारत 11 राज्यों में एक साथ। तो हिंदी को आजकल लगातार जो प्रयास होते जा रहे हैं कि जैसे आप साहित्य अकादमी की भाषा सूची देख लीजिए, हिंदी की बोलियों को काट काट कर जिस प्रकार से अलग अलग अकादमियां बनाने की होड़ मची रहती है उनके नाम पर, उन्हें हिंदी की जो बोलियां हैं, वह जो उसकी शक्तियां हैं, उन्हें हिंदी से अलग करके हिंदी को सीमित करने के प्रयास हैं। उन्हें आप इस रूप में देखिए, और ऐसा करते ही क्या होगा, ये कोई हिंदी का हित नहीं हो रहा, यह हिंदी का अहित हो रहा है, क्योंकि हिंदी को आप एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में बदलते चले जाएंगे यदि ऐसा करेंगे। तो हिंदी जो है हमारे, आप जानते हैं लगभग 11वीं शताब्दी से प्रयास शुरू हुए, एक रूप में ढली, आज जो जब हम हिंदी की बात करते हैं, हम उस मानक भाषा की बात करते हैं, जब उसने अपना पूरा बोली से भाषा के रूप में जब वह आ गई। जो भाषा विज्ञान पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, लोग हैं, अध्यापक हैं, विद्वान हैं, वे
अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी बोली को मैं यहाँ से यहीं पर बात मेरी लगभग समाप्त होगी, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि हमारी कई पीढ़ियां, कई 100 साल लग गए बोली से हिंदी को भाषा तक लाने में। कितने लोगों के बलिदान हुए। मैंने अपना उदाहरण अपनी विशेषता बताने के लिए नहीं दिया था। मैं बता नहीं सकती कितने लोगों ने खून के आंसू पिए हैं हिंदी को, हिंदी का समुचित स्थान दिलाने के लिए। कितने 100 साल लग गए हिंदी को वहां तक लाने में। लेकिन हमारे आज की जो छोटी छोटी चीजें हैं, हम उनके द्वारा अपनी जो हमारी थोड़ी सी लापरवाही कह लें उसे, उसके द्वारा हम हिंदी को वापस, जैसे मैंने अभी अकादमी का उदाहरण दिया, ऐसे प्रयासों के द्वारा हम हिंदी को, भारत में अभी आपको लगता है कि हिंदी को क्षेत्रीय भाषा, लेकिन यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो क्षेत्रीय भाषा नहीं अपितु भाषा से बोली बनाने की ओर ले जा रहे हैं। अब मैं आपको, ये कहानी यहीं से शुरू होगी, यहीं पर समाप्त होती है अंत में। अब बीच में जो चीजें हैं थोड़ी सी उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे हिंदी के पास क्या क्या है। हिंदी के पास व्याकरण है, आप जानते हैं, और व्याकरण का भी मैं इन सब चीजों में मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन अकस्मात कुछ विचार आ जाता है कि कैसे जो लोग आए, हम यही जानते थे कि हिंदी का पहला व्याकरण एक विदेशी ने लिखा, बाद में अधिक हमें प्रमाण मिले किसने लिखा, ये सारी चीजें क्लियर होती चली गई। लेकिन फिर हिंदी के पास हिंदी का व्याकरण है, हिंदी का शब्दकोश है, हिंदी के पारिभाषिक शब्दावली है, पारिभाषिक कोश है, पत्रकारिता की भाषा हिंदी है, साहित्य है हिंदी में, विज्ञापन हिंदी में है, कार्यालय में कार्यालयीय कार्यों के लिए हिंदी प्रयोग होती है, अनुवाद कार्य हिंदी में, वैश्विक स्तर पर अनुवाद कार्य, अभी तो जो बुकर पुरस्कार मिला आपने देखा ही ना, अनुवाद कार्य में सक्षम है, उसके अनुवाद हो रहे हैं, वह सारी भाषाओं में अनुवाद, दो तरफा अनुवाद कार्य करती है हिंदी। इंटरनेट, सोशल मीडिया इत्यादि पर हिंदी किस तरह से छाई हुई है, और अपने ट्विटर खातों पर यूएन ने अपनी अभी साप्ताहिक बुलेटिन शुरू किया समाचारों का, ये तो 1 साल 1.5 साल 2 साल से चल रहा है, इत्यादि इत्यादि। आप जहां भी देख लेंगे कि किसी वैश्विक भाषा के लिए क्या क्या अपरिहार्य है। हॉलीवुड की फिल्में अनुवाद हो रही हैं, वीडियो गेम्स हो रहे हैं, मोबाइल पर है, ये कुछ बीच में कुछ और आ गया है जी। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी की जो शक्ति है, स्वरूप है जो, वही उसकी शक्ति है, और वह अपने इस मौलिक स्वरूप में सामर्थ्यशाली है। आने के जो प्रयास हुए, इस प्रयासों का सबसे पहला श्रेय जाता है आर्य समाज के जो संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। संक्षेप में कहें, पहली जीवनी हिंदी में उनके द्वारा आई, और पहली आलोचना पुस्तक उनके माध्यम से आई, पहला भाष्य टीका उनके द्वारा लिखा गया हिंदी में, पहला वैचारिक ग्रंथ महर्षि दयानंद ने हिंदी में लिखा, प्रश्नोत्तर आप कह लें, सत्यार्थ प्रकाश को देखिए इंटरव्यू की शैली में प्रश्नोत्तर वहां से आए, अनुवाद, हस्ताक्षर अभियान, शिक्षा ग्रंथ इत्यादि सभी चीजें पहला पहला यदि आप देखें तो उनका योगदान है इस दृष्टि में। अब आप मुझे कह सकते हैं कि जब ये बोली से भाषा बन गई
तो इसे तीसरी भाषा जब हम कहते हैं, कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यह चौथी भाषा है, क्योंकि मंदारन, स्पेनिश और इंग्लिश को पहले 3 पायदानों पर रखते हैं, किंतु वे लोग इसे चौथी भाषा कहते हैं, ये विश्व की चौथी भाषा है। पर मेरा ऐसा मानना है, हिंदी विश्व की, क्योंकि यदि आप उर्दू भाषी समाज को, उर्दू भाषी प्रयोक्ताओं को हिंदी का प्रयोक्ता मान लेंगे जिस दिन, उस दिन हिंदी तीसरी भाषा, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा के रूप में सम्मिलित और परिगणित होगी। इसमें कई लोगों के बहुत विवाद हो सकते हैं, और उर्दू को लेकर जिस प्रकार की उर्दू भाषा है, अलग भाषा है इत्यादि हैं, लेकिन बहुत लोगों को मैं जो कहने जा रही हूँ उस पर आपत्ति होगी, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि उर्दू जो है वह एक क्रियोल है। जैसे बंबई में और दक्षिण में आप जाएं तो निजाम की जो भाषा थी हुआ, अब उसी भाषा में दक्षिण की भाषा के साथ ऐसा कम हुआ कि उसी में ही साहित्य रचना होने लगी। कुछ हुई भी, जो मैं हैदराबाद में भी रही हूँ, कुछ थोड़ा लिखा भी गया, फिल्मों में थोड़ी सी महमूद को आपने सुना, जानते हैं, वे लाए। लेकिन बम्बैया हिंदी जिसे कहते हैं, उसमें तो बाकायदा एक कृति है, आप जानते हैं, उसका नाम लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है, हिंदी के बड़े साहित्यकार थे उन्होंने, तो बाकायदा वह, तो उर्दू भी इसी प्रकार से विकसित कहीं हुई किसी प्रकार से, लेकिन उर्दू मेरे लिए, जब आप उसे क्रियोल की तरह समझ लेंगे तो सारे विवाद वहां समाप्त हो जाते हैं। अब यदि वह सम्मिलित हो जाती है तो हिंदी तीसरी बड़ी भाषा के रूप में विश्व की 5 भाषाओं में, टॉप 5 भाषाओं में यूनेस्को ने, और जो आर्थिक एक फोरम है स्विट्जरलैंड से में, उसका मूलतः वह है, उन लोगों ने इन्हें जो 5 परिगणित भाषाएं हैं उसमें स्थान दिया है। तो यह तो हो गया उसकी स्थिति और उसका लेखा जोखा थोड़ा। अब हम देखते हैं कि जिनकी हमने बात की, पत्रकारिता की बात हमने की, कोशों की बात की, साहित्य की, अध्यापन की, इन सब की बात की। अब हम थोड़ी देखें कि इनमें क्या रहा है, क्योंकि हम भारत में जब रहते हैं, हम इसे उदाहरण स्वरूप मैं कहूं तो, जैसे अपनी बात काट कर बीच में बोल रही हूँ, मैं बार बार कहा करती हूँ, जिसे आजकल साहित्य में प्रवासी साहित्य हॉट केक की तरह चल रहा है, जिसको थोड़ा साहित्य में स्थान बनाना है, वह क्या करते हैं, हर दिन में 10 पत्र आते हैं, मैडम मैं अपना ये बना रहा हूँ, एक प्रवासी साहित्य पर पुस्तक तैयार करने हैं, आप इस विषय पर। वो सारे लेखकों से लिखवा के संपादक के रूप में हो जाते हैं, और प्रवासी साहित्य की एक ग्रंथ निकल जाता है उनका, और सब विदेशों में रहने वालों को कहेंगे आप ये दे दीजिए, उनका सब करके एक पुलिंदा बनाकर छाप देते हैं। विश्वविद्यालयों में पत्रिकाएं शुरू हो गई हैं प्रवासी, उस पर अभी हम नहीं जाते। तो ध्यान देने की बात यह है कि भारत में जिस गति से, उसके कई सारे कारण हैं, उसका कारण राजनीति, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, आप राजनीति को दोष देंगे या जिसको भी दोष देंगे, कि हमारी जो अनवधानता है भाषा को लेकर, वही उसके मूल में है। लोग कहते हैं हिंदी में रोजगार नहीं है, इसलिए हिंदी की स्थिति ऐसी हो रही है। जब रोजगार, मैं भी ऐसा मानती हूँ, क्योंकि अंग्रेजी जब भारत में लोगों ने सीख ली, अब तो किसी को अंग्रेजी भी ढंग से नहीं आती। 1950 के दशक की आप बात करें तो जो लोग 9वीं 10वीं पढ़े होते थे, वे थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ते थे, लेकिन उनकी अंग्रेजी आज का जो अंग्रेजी का विद्यार्थी है उससे बहुत बढ़िया होती थी। अभी हमारे पास वैज्ञानिक कहते हैं, यदि आप अपनी मातृभाषा को बचपन में उस माध्यम से जब आप पढ़ते हैं, तो आपके मस्तिष्क में कई तरह के साइंटिफिक
इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन, जो भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मुझे उनके ठीक से नाम नहीं पता, वे सारे अलग अलग क्षेत्र एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरी माध्यम से भाषा पढ़ते हैं या कोई दूसरी भाषा पहले ही पढ़ने लगते हैं, तो आपके मस्तिष्क के वो सारे क्षेत्र सुप्त और उस तरह पढ़ चले जाते हैं। तो अभी तो भविष्य में यह कहा जा रहा है कि यदि आपको अल्जाइमर, डिमेंशिया इत्यादि बीमारियों से बचना है तो अपनी मातृभाषा में शिक्षा लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ शिक्षा के माध्यम के रूप में होड़ मची हुई है हिंदी को, हिंदी में न पढ़ने की। और उसका परिणाम क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मैं अलग अलग जो मेरे अनुभव हैं मैंने देखा। भारत में कितना आसान है, हर कोई आदमी, विदेशों में शिक्षा का स्तर, इसके लिए बहुत बड़ा दायित्व शिक्षा के स्तर पर भी आता है। क्योंकि हमारे यहाँ डिग्री ले लेना, डिग्री तक पढ़ाई, ये सब बड़ी आसानी से लोग कर लेते हैं। बीए कर लिया जी, ऐसा कर लिया, वो कर लिया। तो जब विदेशों में, जैसे मैं नॉर्वे रही, वहां सबसे पहले जब वहां की सरकार ने कहा अब भारतीय समुदाय बड़ा होता जा रहा है, वहां बच्चों के अनुसार चलते थे, तो इन लोगों को इनकी मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार हमें देना चाहिए। यह मैं आपको आज से लगभग 35 वर्ष पुरानी बातें बता रही हूँ, 30 वर्ष पुरानी। जब उन्होंने प्रारंभ किया ऐसा प्रयास कि हम इन्हें इनकी भाषा में पढ़ने का अधिकार देना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति जो भारतीय वहां रहता था झूठे सच्चे प्रमाण पत्र दिखाकर यह सिद्ध करने में आवेदन करने लग गया। क्योंकि हर 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 नगर में और हर लाइब्रेरी में उन्होंने व्यवस्था की थी, और वे हर विद्यालय में करना चाहते थे कि मैंने तो हिंदी भी पढ़ी है डिग्री तक। अब यदि कोई नॉर्वे में या जर्मनी में डिग्री तक एक भाषा पढ़ता है, उसका क्या स्तर होता है। और हमारे यहाँ एक विषय के रूप में कोई हिंदी पढ़ता है, वह तो ऐसे ही हर कोई पढ़ लेता है थोड़ी बहुत हिंदी। वह इस योग्य नहीं होता कि उसने हिंदी लेकर पढ़ी और वह अध्यापन कार्य कर सके। उसके लिए विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। तो ऐसे लोग, और हमारे भारत में भी आप देखते हैं राजनीतिक तरह से जिस तरह से नियुक्तियां होती हैं, जिस तरह से बहुत घालमेल है, चाहे वे प्राइमरी स्तर की हो, चाहे यूनिवर्सिटी स्तर की हो। हमने बहुत गहराई से उन्हें देखा हुआ है। उनकी स्थिति बहुत बहुत भयंकर होती है, बहुत पक्षपातपूर्ण होती है। और उसका परिणाम यह होता है कि जो विद्यार्थी आते हैं वे बिल्कुल उन्हीं के उपज होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि वे किस स्तर के होते हैं। और सामाजिक रूप में भी हमारे पास जो पत्रकारिता के माध्यम से जो भाषा आ रही है वह किस तरह की आ रही है। आप कोई भी हिंदी का एक भी समाचार पत्र ऐसा नहीं है, एक भी, मैं जब एक भी की बात कर रही हूँ तो सच में कोई पोर्टल ऐसा नहीं है, आप उसमें बीबीसी को भी सम्मिलित मानिए, जिस पर हिंदी शुद्ध रूप में लिखी जाती हो, प्रयोग की जाती हो, व्याकरणिक दृष्टि से सब ठीक ठाक हो। कहीं अवमिश्रण हो रहा है, कहीं व्याकरणिक भूलें हो रही हैं। और जो अध्ययन अध्यापन में जो बच्चों को पढ़ाते हैं, आपने देखा किस तरह प्राइमरी स्कूलों में जिस तरह के कई वीडियो आप देखते रहे होंगे, कैसे नियुक्तियां हुई, अध्यापिका को पता ही नहीं है वह अंग्रेजी पढ़ा रही है कि हिंदी पढ़ा रही है। उन्हें ऐसी स्थिति से जो बच्चे उभर कर आएंगे, और सबसे बड़ी इससे यही इसका रूप भी है और यही समस्याएं भी हैं जब मैं बात कर रही हूँ। तो ये बच्चे जब आते हैं इनको पता ही नहीं होता। आप, बड़ी मौलिक सी बात है, आप में से कितने लोग जानते हैं, आप यदि सोशल मीडिया पर चले जाए, हिंदी के बड़े बड़े लेखक जो बड़े विश्व के बड़े भाषा वैज्ञानिक है, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, वे ये के स्थान पर यह लिखते हैं और यह के स्थान पर यह लिखते हैं। सभी लोग केवल ये उन्हें यह नहीं पता कि यह जो है वह एक वचन के लिए प्रयोग होता है और ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। ये ऐसे करता है, वे वैसे करता है, वो वैसे करता है। वो तो शब्द ही नहीं होता हिंदी में, वह तो वह का बिगड़ा हुआ उच्चरित रूप है। यह और ये का अंतर नहीं पता, यानी उन्हें यह नहीं पता कि गुरु और शुरू में दीर्घ ऊ लगेगा कि ह्रस्व लगेगा, किसमें कौन सा लगेगा।
तो ऐसी भाषा पढ़कर जो विद्यार्थी आते हैं और फिर वो विदेश आ जाते हैं, और जो प्रवासी साहित्य से जहां से बात शुरू की थी मैंने, वे अपने साथ, क्योंकि हमने घरों में, परिवारों में, विद्यालयों में हमने अपनी नई पीढ़ी को भाषा का हम संस्कार नहीं दे रहे हैं, हमने नहीं दिया वह संस्कार। न उनके पास संस्कार है भाषा प्रेम का, न उनके पास भाषा है, दोनों ही नहीं है। मैंने एक मीटिंग में ऐसी बात की तो एक महिला खड़ी हो गई कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ अमुक देश में रहती हूँ, मेरे बच्चा तो हिंदी पढ़ने में रुचि ले रहा है, वो लिखता है, वो थोड़ा, यानी मैं सिर पीट लेती हूँ ऐसे लोगों को सुनकर, जो भाषा को इतनी सस्ती सी, इतनी सतही और इतनी बेसिक चीज समझते हैं। वो समझते हैं थोड़ा सा हिंदी आ गया, बोलना लिखना थोड़ा सा, तो यह हिंदी। जब मैं कहती हूँ भाषा के विशेषज्ञ का मतलब है कि कम से कम आपने 2-4 हजार पुस्तकें तो, ग्रंथ तो पढ़े हो गंभीर उस भाषा में, अपनी परंपरा को तो पढ़ा हो, उसके व्याकरण को तो पढ़ा हो, उसके सिस्टम को। अभी मैं यहाँ, एक मेरा विदेशी विद्यार्थी है, मैं उसे पढ़ा रही हूँ हिंदी, और आपको आश्चर्य होगा कि 6 घंटे की, केवल एक घंटा 2 सप्ताह जब वह पढ़ा मेरे पास, एक दिन छोड़कर, सप्ताह में 3 बार, और केवल 6 घंटा पढ़ने के बाद, जिसका हिंदी से कभी कोई वास्ता नहीं, उसकी लिपि नहीं, कुछ नहीं, वह विद्यार्थी हिंदी में 3 वर्णों वाले और 4 वर्णों वाले शब्द लिखने लगा। और इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ऐसा नहीं, मैं नहीं है कि मैं कोई बड़ी खास अध्यापिका हूं, मैंने विशेष कुछ किया। वस्तुतः यदि हमारे प्रत्येक अध्यापक को, जो, क्योंकि जैसे हम कहते हैं, कॉर्पोरेट की जो दुनिया है उसमें हम कहते हैं कि जब आप, जैसे हम एक्टिविस्ट, क्या होता है, काम करता रहता है, काम करता रहता है, काम करता रहता है, समस्याएं, सेवा कर रहा है, काम कर रहा है, या जो भी कर रहा है, समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं, चीजें नहीं सुलझती हैं। लेकिन जब किसी संस्था में, संस्थान में, जगह पर, सिस्टम में, जब आप एक प्रकार का, जिसे कहते हैं कि एक सिस्टम, एक अनुशासन, एक नियम ले आते हैं, तो फिर आपको हर नए व्यक्ति को चीजें सिखानी नहीं पड़ती हैं। फिर अगले आने वाले व्यक्ति को क्या है कि ये चुपचाप उन पर चलता रहे। तो हमारे जो आचार्य थे, भाषा के गढ़ने वाले थे, जैसे, क्योंकि जो हिंदी है उसका उद्गम संस्कृत है, लिपि देवनागरी है, वह भी संस्कृत से आई है ना। सारे संसार के, नासा के वैज्ञानिकों ने, सारे संसार के वैज्ञानिक, कंप्यूटर वैज्ञानिक कहते हैं विश्व का सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि का जो स्थान है वह देवनागरी लिपि के पास जाता है, क्योंकि इसमें किसी के मस्तिष्क पर कोई याद रखना है, स्मरण करना है, रटना है नहीं पड़ता। आपको जो जैसा लिखा जा रहा है वैसा बोलना है, जैसा बोला जा रहा है वैसा लिखना है, कहीं उससे हेर फेर नहीं होना। तो हमारे इन सब आचार्यों ने, जैसे हिंदी में पाणिनि ने किया, हमारे आचार्यों ने सारा अधिकांश जो अनुशासन है, उसे आप व्याकरण कह लें, वह वहां से लिया। तो आप वह सबसे सरल भाषा हो जाती है लिखना पढ़ना, बहुत सरल है लिखना पढ़ना। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति यह है कि हमारे यहाँ कितने अध्यापक ऐसे हैं जिन्हें यह सिस्टम पता है, कितनों को पता है कि कहाँ पर पंचम वर्ण जब लगेगा हलंत के रूप में, संबंध लिखना है, तो कहाँ अनुस्वार क्यों है और पंचम वर्ण क्यों है, इनकी ये 2 चीजें क्यों है। क्या ऐसे ही लोग थे जिन्होंने ऐसे ही गलती से बना दिया? सभी जगह अगर आपको अनुस्वार ही लगाना है तो पंचम वर्ण की आवश्यकता क्यों थी? विद्यार्थी पूछे तो हमारे अध्यापक उत्तर नहीं दे सकते, उन्हें पता ही नहीं कौन सी ध्वनि, क्या, ये सारी चीजें। तो जब आप विद्यार्थी को यह सिस्टम सिखा देते हैं तो व्यक्ति भाषा सीख जाता है। तो इसलिए मैंने कुछ उसके साथ नहीं किया, मैंने उसे केवल
वह सिस्टम बता दिया कि बेटा ये ऐसे होता है, इसका जैसे गणित में एक फॉर्मूला होता है बोर्ड मास जिसे कहते हैं, इसी प्रकार हिंदी में भी एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ये सूत्र है और इसके अनुसार चलाते रहिए। और ऐसे कई कई सारे फॉर्मूलाज हैं, कई सारे नियम हैं, वे जब उसे बता दिए गए, अब विद्यार्थी के लिए भाषा सीखना बड़ा सरल हो जाता है। तो जो वैश्विक इसकी स्थिति है आज की हम यह तो वह माह चल रहा है जब यूएन में भारतीय प्रयासों से, हालांकि भारत सरकार उसके लिए अपनी तरफ से पूरा धन और राशि और सहयोग दे रही है, और यह पिछले कई वर्ष से चल रहा है, क्योंकि उसी भारतीय सहायता के बूते पर ही रेडियो शुरू हुआ था, भारतीय सहायता के बूते पर ही समाचार बुलेटिन शुरू हुआ था और नियुक्तियां हुई थी, और उसी भारतीय सहायता के बूते पर अब यूएन में हिंदी को, जो हम अटल बिहारी वाजपेयी ने, मेरे पति उस दिन यूएन के उस कक्ष में उपस्थित थे जब अटल बिहारी वाजपेयी ने वह व्याख्यान दिया था यहाँ अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। तो वहां से वह जो यात्रा शुरू हुई थी, अब यूएन ने, आप समझ लीजिए कि हमारा स्वप्न कुछ अर्थों में साकार हो गया, क्योंकि अभी उसने अपनी भाषा सूची नहीं बदली है, लेकिन उसने हिंदी को वहां पर रख दिया है। तो हमारी भाषा बोलने वाले, हमारा ये सब स्थितियां हैं। दूसरी ओर आप देखते हैं कि जो भाषा है, फिल्में आ रही हैं हॉलीवुड की, वे सारी की सारी, अगर आप, जहां से हमने बात शुरू की कि लोग कहते हैं हिंदी में रोजगार हो, क्योंकि जब लोगों ने हिंदी सीखी, अंग्रेजी भारत में सीखी, ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई अंग्रेजी से बहुत प्यार था, कि आज हमारे युवक युवतियां सीखते हैं तो उन्हें अंग्रेजी से प्यार है। थोड़ा सा अब आकर्षण अवश्य है आधुनिक दिखने का, लेकिन उनकी मानसिकता के पीछे भी वह भाव यह होता है, क्योंकि अंग्रेजी उन्हें रोजगार देती है, तो वे इसलिए उस ओर बढ़ जाते हैं। जो भाषा उन्हें रोजगार देगी, वे स्वाभाविक रूप से उस भाषा के लिए, क्योंकि वह तो मौलिक आवश्यकता है। तो हमारी हिंदी क्या रोजगार देती है? हमारी हिंदी यदि रोजगार नहीं देती तो क्यों नहीं देती? और थोड़ी वैश्विक रूप से मैं रोजगार की स्थिति आपको मैं बता दूंगी अभी, अमेरिका, विशेषतः अमेरिका के संदर्भ में, कि भारत में तो हिंदी में रोजगार हैं, बहुत हैं, लेकिन हम चाहें तो उनकी संख्या और बढ़ा सकते हैं, जो भी हमारा व्यापारी वर्ग है। और यदि हम थोड़ा सा भाषा का वैश्विक महत्व भी समझ जाएं, कैसे कि यदि हम समझ जाएं, जैसे अभी क्या हो रहा है, सारे मोबाइल के सारे जो कार्यकलाप होते हैं उन पर जब हिंदी आ गई है, तो कितने रोजगार विश्व में इसके लिए पैदा हुए हैं, किसी को अनुमान है? हमारी सबसे बड़ी शक्ति म्यूट कर देंगे जी। तो हमारी तो वस्तुतः समस्या इतनी ही नहीं है, क्योंकि भाषा के प्रति कई लोग जो अभी आधुनिक भाषा के रोजगार परक जो क्षेत्र हैं उनमें बड़े पदों पर हैं हिंदी के कारण, और वे बड़ी कोचिंग देते हैं, सहायता देते हैं, लोगों को करते हैं, लेकिन वे यही कहते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि भाषा में रोजगार आ जाए तो भाषा बढ़ जाएगी। मैं इसका अभी उदाहरण भी दूंगी आपको, लेकिन इसके साथ मैं यह जोड़ना चाहूंगी, यह बात का एक पक्ष है कि रोजगार आ जाए तो भाषा बढ़ जाएगी। भाषा रोजगार इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जहां रोजगार है वहां उन्हें सही लोग नहीं मिल रहे, और सही लोग इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि जो भाषा के प्रति गौरव का भाव होना चाहिए था, और जिन चीजों की मैंने भारत में स्थितियों की बात की, वे केवल संकेत मात्र हैं, क्योंकि उन्हें आप प्रवासी, जो मैं बात कर रही थी कि वहां भाषा नहीं है, तो यदि वहां भाषा नहीं है तो जो वहां से विदेश आते हैं, क्योंकि जो विदेश आते हैं वे वही लोग होते हैं, वे हिंदी वाले लोग नहीं होते,
हिंदी वाला तो कोई एक आध होता है, अधिकांश लोग वे होते हैं जो आईटी वाले हैं। आईटी वाले तो बिल्कुल भी भाषा से वास्ता नहीं रखते हैं, और उनके साथ वो कुछ उनकी पत्नी या कोई ऐसे आ जाए मान लीजिए, या पति जिनकी थोड़ी हिंदी की पृष्ठभूमि है या पारिवारिक संस्कार है, वे क्या भाषा के उन सारे रूपों से परिचित हैं जो अमेरिका में उत्पन्न हुए रोजगारों या अमेरिका में जो जिसे हम प्रवासी लेखन कहते हैं हिंदी का, वे वहां खप सकते हैं? वे नहीं होते। इसलिए प्रवासी लेखन का चाहे आप बात कर लें, चाहे रोजगारों की बात कर लें, यदि हम हमारी नई पीढ़ी अपने साथ भाषा का संस्कार और भाषा की समझ, अध्ययन, गहन अध्ययन, जिसे मैंने कहा अनुशासन, वह लेकर नहीं आती है, तो ये जो रोजगार, क्योंकि रोजगार मैं लगभग प्रतिदिन देखती हूँ कि कितने हिंदी के रोजगार परक विज्ञापन यहाँ अमेरिका में निकलते हैं, सैकड़ों। और आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका में तो पूरा नियम है कि यदि आप द्विभाषी या बहुभाषी हैं तो आपको किसी भी रोजगार में वरीयता दी जाती है, चयन में वरीयता दी जाती है। इसीलिए नई पीढ़ी का हर विद्यार्थी कोई ना कोई भाषा सीख रहा है, विदेशी भाषा। यहाँ फेडरल, जिसे आप समझ लीजिए केंद्र सरकार भारत के अर्थों में कहें तो, की तरफ से ऐसे ऐसे संस्थान बने हुए हैं। यहाँ अमेरिका में उर्दू हिंदी फ्लैगशिप प्रारंभ हुई, लेकिन क्या है कि भारतीय तो अपने बच्चों को, सरकार ने इतना पैसा देकर, फिर सरकार ने स्टार टॉक शुरू किया, कई साल तक चलता रहा, इस वर्ष वह भी बंद हो गया, उर्दू हिंदी फ्लैगशिप भी बंद हो गई, जो आप समझ लीजिए कि अरबों रुपए की योजनाओं को प्रारंभ किया यहाँ की सरकार ने हिंदी के लिए, लेकिन उन्हें कुछ ही वर्षों में बंद कर दिया। उसका कारण यह है क्योंकि जो भारतीय भारत से आते हैं, ना उनको लगता है कि ना वे हिंदी के रोजगार के कारण आते हैं, ना हिंदी का संस्कार लेकर आते हैं, ना उनको कोई उस दिशा में किसी प्रकार का कोई मतलब होता है, सरोकार होता है। तो वे उनके पास जो इससे भी बढ़कर रोजगार और इन सब से भी बढ़कर जो बात मैंने कही कि यह आधा पक्ष है, उसका दूसरा पक्ष यह है भाषा के प्रति गौरव का भाव, कि यदि रोटी नहीं भी दे रही, जैसा मैंने कहा कि माँ है और उसको किसी कारण से सेवा नहीं करनी है कि वह हमें रोटी बनाकर देती है इसलिए सेवा करनी है, या वह मेरे बर्तन मांजती है, या मेरा घर या मेरा बिस्तर ठीक करती है इसलिए उसकी सेवा करनी है, वह माँ है इसलिए करनी है। तो यह जो गौरव का भाषा के प्रति सेवा और गौरव की भावना है, यह संस्कार भी, भाषा का संस्कार भी अब हम में नहीं है। और इसके कारण जितने भी लोग विदेश जाते हैं वे अपने बच्चों को हिंदी पढ़ने नहीं भेजते हैं। यह कहानी है। यहाँ इतने प्रयास हो रहे हैं हिंदी पढ़ाने की, लेकिन जितने भी लोग हैं वे अधिक से अधिक ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को केवल बोलचाल के लायक काम चलाऊ थोड़ी सी भाषा आ जाए, और जिसके बूते वे यदि कभी भारत जाएं तो अपने दादा दादी, नाना नानी से थोड़ा संवाद कर सके, या हिंदी की फिल्में इत्यादि लगती हैं तो थोड़ा सा उनको समझ सके, और या बॉलीवुड के गानों पर थोड़ा नाच गा सके, उनको पता लग जाए कि गाने में कहा क्या जा रहा है, ताकि वे अच्छे से डांस कर सके, ठुमके लगा सके। बस इतना ही उनका उद्देश्य होता है। अधिकांश का, जब मैं ऐसा कह रही हूं तो आनुपातिक दृष्टि से कह रही हूं, उसमें थोड़े से अपवाद भी हो सकते हैं, तो इसलिए वे हिंदी पढ़ने नहीं भेजते। अब इसका क्या फल होता है विश्वविद्यालयों में? यहाँ इतने विश्वविद्यालयों में हिंदी थी, विद्यालयों में थी, लेकिन धीरे धीरे डिब्बा बंद होता चला गया, क्योंकि उन्होंने देखा, क्योंकि अमेरिका में सिस्टम ऐसा है, ब्रिटेन में भी थी, ब्रिटेन के कितने विश्वविद्यालयों में थी, वहां भी समाप्त होती चली गई धीरे 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 धीरे, सब जगह अब केवल स्कूली स्तर के की परिधि तक सीमित होकर रह गई, क्योंकि वे लोग देखते हैं कि जैसे अमेरिका में किसी भी विश्वविद्यालय का कोई भी विभाग तब तक चलता है जब तक उसके लिए फंडिंग आ रही होती है। अब फंडिंग कौन देते हैं? फंडिंग लोग देते हैं, और जो अध्यापक नियुक्त करते हैं उसके ऊपर यह दायित्व होता है उस विश्वविद्यालय में कि आपके पास कम से कम इतने विद्यार्थी आए जिससे इतनी फीस हो कि उस अध्यापक की पूरे साल की सैलरी भी निकल जाए, तनख्वाह भी निकल जाए,
और विश्वविद्यालय के विभाग से संबंधित जो सारे हैं उनका खर्चा भी निकल जाए। तो यह जिम्मेदारी अध्यापक के ऊपर होती है लगभग। और क्योंकि भारतीय लोग अपने बच्चों को भेजते नहीं हिंदी पढ़ने, तो फीस नहीं आती तो खर्चे नहीं निकलते तो विभाग बंद हो जाते हैं। और हमारा छोटा सा प्रयास जो है इन चीजों को, जबकि दूसरी ओर दृश्य यह है कि वैश्विक स्तर पर इतनी हिंदी के रोजगार हैं कि उन्हें लोग नहीं मिल रहे, और जो लोग मिलते हैं वे अधिकांशतः विदेशी मूल के लोग हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं, और उन्हें पता है कि अमुक कंपनी के आईटी में, अब ये सारे आप सोचिए इतने वीडियो गेम्स बनते हैं, डबिंग हो रही है, अमेज़न पर प्रकाशन हो रहे हैं ना, ऑनलाइन ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, पुस्तक प्रकाशन एकदम हो गया, जैसे ऑनलाइन एक अलग समानांतर मंच बन गया, और कितनी सारी ऐसी चीजें हैं। और तो और जैसे मैं यहाँ लैंग्वेज टेस्टर के रूप में काम करती हूँ। लैंग्वेज टेस्टर का क्या काम है, कस्टम पर, इमिग्रेशन पर, ऑफिसर, रक्षा मामलों में, इन सब में, और जितने भी ये पोर्टल हैं इन सब में जो आपने देखा फेसबुक पर आप शिकायत करते हैं किसी पोस्ट की, आप क्या समझते हैं कि कोई मशीन थोड़ी वहां बैठी हुई है जो आपकी जांच करती है। उस मशीन के पीछे भी जैसे भारत में कंप्यूटर आया तो लोगों ने कहा नौकरियां चली जाएंगी, तो कंप्यूटर ने नौकरियां ली नहीं अब तो, क्योंकि कंप्यूटर को संचालित करने के लिए भी तो मनुष्य चाहिए, उसके उन कंप्यूटर के सिस्टम को बनाने के लिए भी वहां विशेषज्ञ चाहिए, भाषा के विशेषज्ञ चाहिए। इन सब में इतने सारे स्थान हैं, इन सब पर उन्हें आवश्यकता पड़ती है भाषा के कोड को समझने की, तैयार करने की, तोड़ने की, और कूटनीति में विदेश विभाग से जुड़े हुए मंत्रालय हैं इत्यादि इत्यादि। और यह जो नई सरकार आई है इसने हिंदी को, और अब तो यूएन में, तो आप सोचिए इसके कारण कितने लाखों रोजगार तैयार हो रहे हैं, रोज लाखों रोजगार हैं, लेकिन हमारे बच्चे उसमें रह जाते हैं पीछे, क्योंकि यहाँ पर जो भारत से आई हुई पीढ़ी है वह अपने साथ नहीं लाती, और जो यहाँ वाली पीढ़ी है वे सरोकार नहीं रखते कि हम अपने बच्चों को पढ़ने भेजें हिंदी। और इसके कारण हमारी जो भारतीय समाज है, हम उसे कह लें, हमारी पीढ़ी और उनकी पीढ़ी कहना अच्छा नहीं है, एक प्रकार से सभी हमारे हैं, तो जो भारतीय समाज के जो लोग हैं वे उन सब अवसरों से वंचित होते चले जा रहे हैं। और उसका परिणाम यह हो रहा है कि जितनी सही गलत जो भी आपने देखे होंगे, कई हिंदी में यदि आप अध्ययन सामग्री इंटरनेट से लेनी हो, मान लीजिए यूट्यूब, 100 में से संभवतः एक भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जहां हिंदी को सही ढंग से पढ़ाया गया हो, या एक भी बच्चों का वीडियो ऐसा नहीं है। अभी तो बच्चों के वीडियो का बड़ा प्रचलन है यहाँ, कि बच्चों के गीत, बच्चों की कविताएं, नर्सरी राइम्स जिसे कहते हैं, या लोरियां इस तरह के, या भाषा सिखाने के, मैंने हजारों वीडियो देखे, एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिला जो बच्चा कह रहा, जो उस गीत में गाया जा रहा है वो है ठीक ठीक, व्याकरणिक दृष्टि से ठीक ठीक, कम से कम वहां नीचे टाइप किया हुआ आ जाए, जिसे आप कहते हैं ना कि नीचे कैप्शंस आते हैं। क्योंकि जिन्होंने वे वीडियो बनाए वे थोड़े वीडियो में उन्होंने किसी खास उद्देश्य से बनाया, आप जानते हैं यूट्यूब पर वीडियो बनते हैं तो उससे पैसा जुड़ा हुआ है, कि पैसा आता है, ज्यादा व्यू होंगे तो ज्यादा। उनको भाषा से मतलब नहीं था, ना उन्हें हिंदी से मतलब था, ना उन्हें बच्चों से मतलब था, तो उन्होंने इस उद्देश्य से बनाए, और उसके कारण जितने बच्चे मैं अपने जो मेरे नाती पोते हैं, मैं उनके लिए वीडियो देखना चाहूं, भेजूं, वे सब लंदन में रहते हैं, मैं यहाँ से उनको कहूं कि आप ये चलाया करो बच्चों के लिए,
इतना कठिन होता है उन्हें बताना कि कौन सा वीडियो चलाना, क्योंकि सभी जगह भाषा इतनी भ्रष्ट है, उच्चारण गलत है और जो नीचे कैप्शंस आ रहे हैं वे गलत है। तो यदि हम गंभीरता से अपने आसपास देखना शुरू करें कि कितनी जगहें ऐसी हैं जहां रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन हम उन रोजगारों को ले नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपनी योग्यता प्रमाणित नहीं कर पाते पहला, और या हमारे पास कागज पर, क्योंकि कागज पर भी चाहिए होता है, मैं नकली वाले उसमें नहीं जाऊंगी, हम सही अर्थों में हम भाषा के उतने समर्थ प्रयोक्ता नहीं होते हैं कि हम उन सभी स्थानों पर अपने आप को ले जाके स्थापित कर सके। देखिए, किसी ने टिप्पणी लिखी है कि ऐसा कहने से लोगों पर नकारात्मक जाएगा, लेकिन आपको जब तक आपको रोग का पता ही नहीं है, आप कहें कि डॉक्टर मेडिकल सीखने आने वाला विद्यार्थी, वो हमारा एक भतीजा है, जब एएफएमसी में उसका प्रवेश हुआ, जो आर्मी का जो मेडिकल विंग होता है, तो वो भाग गया। 4-6 बार उसको पकड़ के लाए, वो भाग जाता था। हम पुणे में रहते थे उस समय, कि क्योंकि वो देख नहीं पाता कि वो जब काट छांट होती है वहां की सर्जरी, तो यदि हम वह नहीं देख पाएंगे कि कहाँ घाव है तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए ये बातें चाहे कड़वी हो चाहे बुरी हो, लेकिन आपको इनका जानना अनिवार्य है कि हम कहाँ कहाँ पिछड़ रहे हैं। और जो साहित्य के विद्यार्थी होते हैं, जो साहित्य से आते हैं, आप जानते हैं, पूरे आप यदि साहित्य को देखें तो हिंदी वाले की जब बात होती है, साहित्य वाले हिंदी के भाषा वालों को ही हिंदी वाला नहीं मानते हैं, गिनते ही नहीं। हिंदी के नाम पर पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन भाषा वालों की कोई पूछ ही नहीं होती है ना। वो सब हिंदी वाले का मतलब होता है जो कथा कहानी कविता लिख रहा है, बस वही हिंदी वाले हैं। तो साहित्य से जुड़े हुए लोग भाषा वालों को नहीं अपना समझते, भाषा वाले अपना कुछ प्रयास करते रहते हैं, भाषा वालों तक पहुंच ही नहीं है। और जिन हम विद्यार्थियों को यहाँ साहित्य की भूमिका इसलिए है क्योंकि जब आपको सिस्टम भाषा का आ गया, फिर आपको भाषा का प्रयोग सीखना है, तो भाषा का प्रयोग आप केवल साहित्य से ही सीख सकता है विद्यार्थी। और हम यदि देखें, जैसा मैंने कहा, आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लेखक, उनकी यदि आप हिंदी देखें, इतनी व्याकरणिक भूलें होती हैं, क्योंकि वे सोचते हैं हम तो अपने आप को भी व्यक्त करने के लिए लिख रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन अभी आपने देखा बड़ी बड़ी पुस्तकों की चर्चा हो रही थी, मैं फिर इतनी भाषा भ्रष्ट है उनमें, हिंदी इतनी भ्रष्ट भाषा का प्रयोग है कि कई बार सिर पीट लेने का मन होता है। तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि रोजगार के अवसर हैं, किंतु हमने, क्योंकि हमारे पास साहित्य में वैसे लोग नहीं है, हमारे पास प्रवासी लेखन में वैसे लोग नहीं है, हमारे पास प्रवासियों में वैसे लोग नहीं हैं जो ऐसे रोजगार ले सके, जहां से भाषा अच्छी होके जाए, वहां से अच्छे कैप्शन सही भाषा में बने, या सभी क्षेत्रों में आए जो आधुनिक क्षेत्र हैं, डिवाइस पर, पोर्टल पर, ब्राउजर हैं हिंदी के, अनुवाद में हिंदी है, फेसबुक पर, सारे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर हिंदी है। जहां जहां आधुनिक समाज के युवक युवतियां जाते हैं, वे युवक युवतियां ही नहीं, वे बालक और बालिकाएं जाते हैं। अंत में जैसे मैंने कहा कि मुझे अपने जो बच्चों को दिखाने के लिए, अंत में मैंने कहा आप इन्हें भीम दिखाया करिए, वो नेटफ्लिक्स पर एक है, उसमें किसी भाषा का प्रयोग नहीं है, वह इतना बढ़िया भारतीय कार्यक्रम है, उसमें किसी भाषा का किसी भाषा का कहीं पूरा मूक है वह सीरियल, और लेकिन बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा सबसे अच्छा यह है कि इन्हें वही सीरियल दिखाया करिए, क्योंकि हमारे बच्चे गलत सीखें, इससे अच्छा है कि वो सीखे ही ना, अनुमान लगाते रहे यह क्या होगा। तो हमारे बच्चों के लिए और हमारी नई पीढ़ी के लिए हम लोगों ने, यह पाप हमारा है, यह पाप हमारी पीढ़ी का है कि हम लोगों ने
ना कोई यूट्यूब चैनल ऐसा है, ना सोशल मीडिया है, ना कोई पुस्तकें ऐसी हैं, ना अध्यापन में जो वहां से पीढ़ी आ रही है, ना वह अपने साथ, ना नया तैयार करने वाली जो डिवाइस इत्यादि हैं, कैप्शन लगते हैं, सारी फिल्में जाती हैं। हम लोगों ने इतना, यदि आपको ये जो फिल्में भी जाती हैं, यदि आप देखें जो व्यक्ति वह कह रहा होता है और जो नीचे कैप्शन लगे हैं, उनमें कई बहुत अंतर होता है। अब मैं तो हिंदी में देखती नहीं हूँ, तो मैं अभी उनकी जो नीचे कैप्शन होते हैं, मैं उन पर अधिक, हॉलीवुड की फिल्मों के कैप्शन पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती। लेकिन इन सब क्षेत्रों में हमने हिंदी के साथ इतनी सारी स्थितियां विकट कर दी हैं, और दूसरी ओर जो यहाँ विदेशों में भाषा के पढ़ने के लिए आते हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं, वे उसे केवल बोलचाल तक। और अगली चीज यह है कि भारत में अब जिस प्रकार समाचार पत्रों को आप देख लीजिए, जितना अवमिश्रण हो रहा है, और फिर अब तो देवनागरी की क्या आवश्यकता है, रोमन में लोग लिखने लगे हैं, लिपि भी जा रही है। तो अब क्या हो रहा है, जो इतने प्रयासों के बाद हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों वर्ष लगाकर जिस बोली को भाषा का स्थान दिलाया, भाषा की गरिमा दी, वह भाषा अब पुनः बोली तक सीमित होती चली जा रही है। हिंदी अब धीरे धीरे सीमित होकर एक बोली बनती चली जा रही है, केवल उसका वाचिक रूप रहता चला जा रहा है। क्योंकि शेष जो मैंने, इसीलिए यहां से मैंने कहा हिंदी का व्याकरण है, यह है, यह है, यह है, 8-10 चीजें गिनवाई थी, और अब भी अंत में वही सब चीजें गिनवा रही हूं कि इन सब चीजों से धीरे धीरे हिंदी की जो गुणवत्तापूर्ण हिंदी है, भाषा है जो नियमों से चलती है और ठीक से रास्ते पर चलती है, हम उससे धीरे धीरे हमने भाषा को वहां से विलग कर दिया, अलग कर दिया है, हम उसे सीमित करते जा रहे हैं। हिंदी में रोजगार, इतना अधिक रोजगार है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वे रोजगार, मैं अब समेट रही हूँ, वे रोजगार विदेशी मूल के लोग ले जा रहे हैं, जो आपके केंद्रीय हिंदी संस्थान में आते हैं, कुछ वर्धा में आते हैं, कुछ यहीं पर पढ़ते हैं रहकर, आपने देखा होगा। और हम खुश हो जाते हैं, अरे विदेशी, हम तो बहुत प्रसन्न है, हमारी भाषा तो वैश्विक हो रही है, विदेशी भी सीख रहे हैं। वे इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आप तो रोजगार ले नहीं सक रहे हैं, और वे रोजगार ले रहे हैं, वे आपके रोजगार। तो मैं नई पीढ़ी को इस माध्यम से, क्योंकि जो सब विद्वान लोग हैं, जो पुरानी पीढ़ी, उन्हें ये सब बातें कोई नई नहीं है, उनके लिए इस व्याख्यान का महत्व का कुछ नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य इस व्याख्यान के माध्यम से उन लोगों को तक यह बात पहुंचाना है कि जो अभी बदल सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, वे अब भी बदल जाएं। आपको यह भाषा रोजगार भी दे सकती है। आपको कल्पना नहीं है कि विश्व में कितने बड़े द्वार, यदि आप सही सही भाषा के प्रयोक्ता हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, भाषा आपके नियंत्रण में आप ले सकते हैं। जैसे होता है ना कि हाथी पर वो डालते हैं, नकेल डालना जैसे, तो आप उसे अपने पूरे वश में कर लेते हैं। हाथी इतना बड़ा होता है, भाषा का बहुत बड़ा व्यापक परिदृश्य है। लेकिन यदि आप उस पर, उसको संभालना जानते हैं, उसको अपने नियम से बांधना जानते हैं, अपने नियम से बांधना नहीं, अपने नियंत्रण में बांधना जानते हैं, तो आपके लिए विश्व के बहुत सारे द्वार खुले हुए हैं। यह कृपा आप अपने ऊपर करेंगे, और यह ऋण चुकाने जैसा प्रयास है। क्योंकि भाषा तो अभी हमारी ऐसा नहीं है कि मेरी है या तेरी है या इसकी है, इतनी पीढ़ियों के, इतने लोगों का इसमें रक्त और पसीना लगा हुआ है, और इतना वांग्मय है इसमें प्रचुर। वह सारे सैकड़ों वर्षों के अनुभव, ज्ञान और स्मृतियां, वे सब लुप्त हो जाएंगी, क्योंकि यदि उन्हें पढ़ने वाले नहीं रहेंगे तो वे किस काम के। और पढ़ने वाले इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि जो लिखने वाले हैं वे सही सही लिख नहीं रहे, जिसको पढ़कर वे सीख सके, तो अगली पीढ़ियां भी नहीं सीख सकेंगी। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। मैं नहीं जानती कि मैंने ये बातें कहकर आपको संतुष्ट किया या असंतुष्ट किया, नाराज किया या प्रसन्न किया, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य भी नहीं था। मैं कुछ एक अनुभव
आपको देना चाहती थी। आपको से अर्थ है नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि जो बूढ़े तोते हैं उनके लिए इन सब चीजों का कोई अर्थ नहीं है। तो ये फिर वो तो ऐसा है कि बस जैसे हाँ हम वही बातें दोहरा रहे हैं आपस में। नई पीढ़ी के लिए इनका यदि कुछ भी अर्थ है, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि वे गंभीरता से इस पर सोचें, गंभीरता से भाषा को पढ़ें, और मेरे लिए, मेरे योग्य कोई भी आपको लगे कि मैं किसी तरह से आपको कोई सहयोग कर सकती हूँ, दिशा दिखा सकती हूँ, जानकारी दे सकती हूँ, सहयोग का मेरा अर्थ यही है ना, तो निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद सहित। जी धन्यवाद महोदया। आपने अपने वक्तव्य में बहुत सारी बातें, बहुत सारे संदर्भ, बहुत सारे सूत्र व्यक्त किए और काफी विचारोत्तेजक व्याख्यान आपका रहा है। तो एक तो मैं और जो प्रतिभागी सुधी जन हैं उनसे उनकी जिज्ञासाएं आमंत्रित करूं, उनके सवाल लूं। उससे पहले एक प्रश्न मेरा ही है कि एथनोलॉग मैडम जो विश्व की भाषाओं का वो करता है, संख्याओं की गणना करता है, एथनोलॉग जो है उसने अपने गणना में जो 2020 की सूची जारी की थी, तो उसमें हिंदी को तीसरे नंबर पर उसने रखा था। उसने ये कहा कि अंग्रेजी सर्वाधिक लोग बोलते हैं विश्व में, और 1268 मिलियन लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं। मंदारिन दूसरे नंबर पर उन्होंने 2020 के जो 23वां जो एडिशन है उनका संस्करण है, 1120 मिलियन लोग मंदारिन बोलते हैं और 637 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं। आपने चौथे नंबर पर कहा था, और आपने ये कहा कि उर्दू अगर शामिल कर ली जाए, सम्मिलित कर ली जाए, जो कि होनी चाहिए। आपने कई महत्वपूर्ण जो है बातें कही हैं, तो हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। जबकि एक ये तथ्य है कि एथनोलॉग ने पहले ही इसे तीसरे क्रम में रखा है और 637 मिलियन उन्होंने बताया है। जबकि डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी जो 1981 से लगातार इस पर शोध कार्य कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जो 3 तरह की श्रेणियां भारत में हैं, का खा गा क्षेत्र है, वो हिंदी भाषी क्षेत्र है, और दूसरा क्षेत्र वो है जो जहां पर हिंदी मातृभाषा जिनकी नहीं है वह क्षेत्र है, और तीसरा जो हिंदीतर क्षेत्र है। तो वहां की संख्या को जोड़ा नहीं जाता है, अक्सर एथनोलॉग वाले नहीं जोड़ते हैं। अगर वो जोड़े और उर्दू को भी शामिल करें, जो कि हिंदी की एक शैली है, आपने भी क्रियोल कहा उसको, और बिल्कुल ठीक बात है कि जब क्रियापद हिंदी के हैं, केवल संज्ञापद अगर अलग है तो उससे कोई भाषा अलग नहीं हो जाती है। और उर्दू का जन्म तो भारत में ही हुआ है, भारतीय परिवेश में हुआ है। निश्चित रूप से आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। तो एक तो यह है कि उन्होंने तो ये कहा कि हिंदी जो है विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, समझी जाने वाली है। इस पर आपकी टिप्पणी मैं जानना चाहूंगा कि वैसे तो उन्होंने ये कहा कि 1450 मिलियन लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। देखिए, मैं जो बात कह रही थी, मेरे लिए व्यक्तिगत स्तर पर मुझे इससे अंतर नहीं पड़ता कि वह नंबर 1 पर है। एक बार ऐसी भी सूची आई थी जिसमें नंबर 2 पर आ गई थी हिंदी, ये 6-8-9 साल पुरानी बात है। तो मुझे इससे, क्योंकि जब इंटरनेट पर प्रयोगता, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जब हम ब्राउजर हमारा जिस भाषा में होता है, हम चाहे हिंदी लिख रहे हैं, लेकिन यदि हमारा ब्राउजर अंग्रेजी का है तो हम उसे अंग्रेजी वाले के प्रयोक्ता के रूप में गिनते हैं। तो इसमें और सारे बहुत सारे तथ्य भी सम्मिलित होंगे जब ऐसी गणना सही, तो इसलिए ऐसी गणना कभी सही हो नहीं सकती। और जो मैंने चौथे और तीसरे वाली बात कही थी, मैंने कहा था चौथे नंबर पर मानते हैं, और उर्दू को यदि सम्मिलित जो मानते हैं वे इसे तीसरे नंबर पर भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि उर्दू को मान लिया जाए तब होगी, है ना। जब उर्दू को इसमें सम्मिलित मान लेते हैं तब यह तीसरे नंबर पर आ जाती है।
तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, और किसी भी भाषा, हम तीसरे पर हैं, चौथे पर है, मुझे व्यक्तिगत या आपको या किसी को भी इससे व्यक्तिगत अब स्तर पर कोई अंतर पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी कारण से हम हिंदी के लिए कुछ कर रहे हैं, यह सोचना ही बेकार है। मेरे लिए है कि जैसे मेरी माँ है, मुझे कोई कारण नहीं चाहिए उसकी सेवा करने के लिए, कि वह नंबर 1 पर पहुंचेगी, सिंहासन पर आसीन होगी, तभी मैं उसकी जाके अच्छा नंबर 1 पर राष्ट्रपति बनेंगी, तो पता नहीं दूर दूर से सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, तब तो अपना अपना संबंध जताने के लिए। तो मान लीजिए हिंदी 10वें पायदान पर भी या 100वें पर भी हो, मुझे तो यह मतलब है कि किसी भी पायदान पर है, मेरे लिए तो भाई मेरी माँ है, मेरी जी जी, मेरे रक्त धन्यवाद। प्राण में बसी नहीं हुई है नहीं, वो। ठीक है, वो बात आपकी आ तो गई, धन्यवाद। दूसरा ये था कि आपके वक्तव्य का जो उत्तरार्ध है वो थोड़ा सा जैसे लगा कि जो शुद्धता पर जो आपका आग्रह अधिक दिखा, और उसमें डॉक्टर संजीव जी का जो है चैट भी आया कि बहुत अधिक हम अगर शुद्धता पर आग्रह रखेंगे तो फिर भाषा को प्रयोग करने वाले अपने आप पीछे हट जाएंगे कि अरे इसमें तो बहुत जटिलता है, और ये इसको लेकर के ये स्थिति भी साफ होनी चाहिए आपकी ओर से। हाँ, नहीं देखिए क्या है कि आप किसी अंग्रेजी वाले को जाकर जिस दिन कहने लगेंगे ना कि आप क्यों शुद्ध अंग्रेजी लिख रहे हैं, उस दिन आप हिंदी वालों को यह समझ देने के अधिकारी हो जाते हैं। किसी चाइनीज को जाकर, चाइना वाले को जाकर कहिए कि अरे ऐसे ही लिख लीजिए, अंग्रेजी मिलाकर लिखिए, क्या चल रहा है ना, क्या शुद्धता का यह आग्रह क्यों कर रहे हैं। ये बातें खाली हिंदी वाले ही करते हैं, इसलिए मुझे इसका, क्योंकि जब आप नौकरियां लेने जाएंगे वो नहीं देखेगा आप जो जो शुद्धता के आग्रही नहीं रहे, हम उन्हीं का तो फल है कि आज तक अंग्रेजी हमारे सिर पर, हम उसको सही भाषा का, राजभाषा का दर्जा भी नहीं दिलवा पाए सही सही ढंग से पूरा पूरा, है ना। उन्हीं की कृपा का तो फल हम पिछले 60 70 80 साल से झेलते आ रहे हैं। तो अब उनकी कृपा के अब अगले 80 साल तक शुद्धता वाला चलाकर देख लीजिए, फिर तय कर लेंगे 160 साल बाद कि क्या करना है, शुद्धता वाला रहना है कि नहीं रहना है ना। चलिए उनकी बात भी मान लेते हैं, उनके तरीके से चल गया। जी जी, चलिए धन्यवाद आपको, आपने बहुत बेबाकी से अपनी बातें रखी हैं। तो हमारे साथ जो है मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि आगामी 4 मिनट बाद मेरा एक दूसरा सेशन शुरू हो रहा है। हाँ हाँ, नहीं तो तो मैं मेरे पास जल्दी 3 से मिनट, सवाल ले लेता हाँ, क्योंकि जल्दी से सवाल ले लेता हूँ मैं। जो भी प्रतिभागी साथी जुड़े हुए हैं, समय चूंकि मैडम के पास नहीं है, तो आपके सवाल है तो आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं। मैम, मेरा भी एक सवाल है मैम, क्या मैं पूछ सकता हूँ मैम? अनुमति चाहता हूँ जी आपसे। जी देवेश। मैम नमस्ते मैम, मैं एलबीएस डिग्री कॉलेज का छात्र हूँ। हमारे श्रीमान जयशंकर सर जी हम लोग को पढ़ाते हैं मैम। मैम मेरा सवाल ये है कि जैसे इंग्लिश मैम आईआईटी क्षेत्र में है, तो क्या मैम हिंदी आईआईटी क्षेत्र में नहीं हो सकती मैम? जैसे करने मैं आईआईटी की, तो भारत के, मेरे पति आईआईटी के ही हैं, वे 74 में यहाँ सन 74 में आ गए थे, पीएचडी प्रिंसटन से है उनकी, और आईआईटी कानपुर से हैं। तो मैं भारत की यह बात तो मैं टिप्पणी करने की अधिकारी पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ कि आईआईटी में हिंदी आ जाए, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि मेरे पति हिंदी माध्यम से पढ़कर, वे हिंदी कलकत्ता में रहते थे, हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं, और उन्होंने, उनकी पूरी ऑल इंडिया रैंकिंग लगभग 200 थी, है ना। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा, और सीधे उन्होंने विदाउट एनी मास्टर्स और एनीथिंग, सीधे उन्होंने बीटेक के बाद उन्हें पूरी फेलोशिप के साथ प्रिंसटन जो आईवी लीग की टॉप यूनिवर्सिटी है, समझ ली, विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी, वहां से उन्होंने, तो अगर एक हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ व्यक्ति आईआईटी में अंग्रेजी माध्यम से उस समय पढ़ सकता है, मैंने अभी वे अपने अनुभव, मैंने अधिकांश बताई नहीं है आपको बातें कि हमने हिंदी के लिए, मैंने अपने बच्चों को हिंदी के लिए क्या क्या किया, कैसे हम विदेश से छोड़कर भारत में बच्चों को रखा, क्या क्या समस्या आई, मैं उनका उल्लेख करना चाहती थी लेकिन समय हो गया था। तो इसलिए मैं इस बात को अधिक महत्व नहीं देती कि आईआईटी में हिंदी माध्यम से होने लगेंगी परीक्षाएं तो ही कुछ बात बनेगी। यदि आईआईटी में हिंदी नहीं है तो भी हिंदी माध्यम से आने वाले व्यक्ति
आईआईटी में के में बैठ सकता है, मेरे परिवार में ऐसा उदाहरण है। तो उस जमाने में अगर कर सकते थे, अभी तो हिंदी अधिक हो गई है चालू, अधिक दिखाई देती है आसपास। तो बस केवल यह है कि हमें अपना यह देखना होगा कि क्या हम वास्तव में उतने मनोबल के साथ, उतने समर्पण और निष्ठा के साथ उतना ठान कर चल रहे हैं कि नहीं। और आईटी की जहां तक बात है, आईटी में विदेशी, मैंने तो ये तो सारा, चाहे फिल्में है, चाहे वीडियो गेम्स है, डबिंग का क्षेत्र है, ऑनलाइन प्रकाशन है, सोशल मीडिया है ना, कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम्स है, तो सारा आईटी का जहां तक संबंध है, आईटी में तो सब जगह हिंदी के लिए अवसर है, अवसर ही अवसर है। क्योंकि हिंदी भारत का, क्योंकि हिंदी जो है विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, इनको जबरदस्ती लानी ही पड़ेगी, इसीलिए वे लाए हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें हिंदी से प्यार है, क्योंकि हम सबसे बड़ा बाजार है, और बाजार में वही टिकता है जो सबसे बढ़िया माल बेचता है। मांग और आपूर्ति के हिसाब है, तो हमारी मांग है तो आप आपूर्ति के लिए चाहिए उन्हें लोग। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। और धन्यवाद मैम। आगे कोई अंतिम प्रश्न ले सकते हैं मैडम की, अगर अनुमति है। 1 मिनट और है मेरे पास। क्या, तो ऐसा है तो अब फिर आधा तो मैं सीधे बुलाता हूँ डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी को कि धन्यवाद ज्ञापन करें वो, और कार्यक्रम को समाप्त किया जाए, क्योंकि समय आपके पास नहीं है। डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी, धन्यवाद ज्ञापन के लिए आप आमंत्रित। धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद मैडम। आपका एक ही क्या है वाक्य में आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपका समय हो रहा है, जिसके आपने हमारा क्या है आवेदन स्वीकार किया, और हमारे इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के जो इस पटल पर आप जुड़ करके आपने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आपने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। भौगोलिक हिंदी, स्वरूप, स्थिति और संभावनाएं, इस विषय पर आपने अपना बहुत ही मूल्यवान क्या है व्याख्यान, मतलब विचार आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं अपने आयोजक मंडल की ओर से, अपने कॉलेज की ओर से, वहाँ SLBS गोंडा उस कॉलेज की ओर से मैं आपको हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय समय निकाल करके हमारे इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में जुड़ी रही। और इसके साथ हमारे इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में जितने भी जो साथी हिंदी अध्यापक बंधु, शोधार्थी मित्र और हिंदी से भी जितने भी साथी इस व्याख्यान माला में जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए उन सभी का धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे मित्र, हम दोनों मिलकर के यह क्या है श्रृंखला चला रहे हैं। गंगा कावेरी व्याख्यान माला यह 99 व्याख्यान है, और अगले हफ्ते जो है 100वां व्याख्यान होगा। इसमें हम दोनों, मतलब जयशंकर तिवारी जी और सभी मिलकर के हम काम कर रहे हैं। तो आज के संचालन कर रहे हैं जयशंकर तिवारी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के वहाँ के प्राचार्य, और मेरे कॉलेज के पॉम्पे कॉलेज ऐकड़ा मंगलुरु कर्नाटक के मेरे प्राचार्य, इनका भी धन्यवाद देता हूँ। सभी को धन्यवाद 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 जी, धन्यवाद। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम की संपन्नता की घोषणा की जाती है।